हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एलपी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ा दिया गया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास जाकर आप देख सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में डाला गया होगा। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि इतिहास को स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था: प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आया था पाषाण काल, जिसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बाद आदिऐतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत आया था हड़प्पा सप्ताह। हड़प्पा सप्ताह को मैंने बता दिया था। और हड़प्पा सप्ताह जब खत्म हो गया था, उसके स्थान पर आएगा वैदिक काल, यानी कि वैदिक सप्ताह, या उसी को आर्य संस्कृति या आर्य सप्ताह भी कहते हैं। तो देखिए, तो हड़प्पा सप्ताह का मतलब पतन का मेन कारण क्या था, तो मैं कारण भी बताया था, बाढ़। तो यूपीएससी सीएपीएफ में एक टाइम क्वेश्चन पूछा था एक बार कि हड़प्पा सप्ताह का पतन का कारण क्या था। तो हड़प्पा सप्ताह का पतन का कारण मतलब कमजोर पतन के कारण क्या होगा, तो आर्यों का आक्रमण। कुछ विद्वान कान मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सप्ताह को नष्ट कर दिया गया, लेकिन यूपीएससी उसमें बताया कि नहीं, आर्यों के आक्रमण के कारण कमजोर तर्क है, सबसे मजबूत तर्क बाढ़ ही दिया जाता है। यानी कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सप्ताह के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो बाढ़ होगा, या स्ट्रॉन्ग कारण क्या था, तो बाढ़ होगा। या हड़प्पा सप्ताह का पतन का सबसे कमजोर कारण तो आर्यों का आक्रमण होगा, ठीक है। तो ठीक है, वो तो बता दिया था मैंने, जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें थोड़ा साउंड क्वालिटी था, कम था, तो आप ब्लूटूथ लगा के उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आया वैदिक सप्ताह। वैदिक सप्ताह पढ़ते हैं, हड़प्पा सप्ताह के बाद कौन सा आएगा, वैदिक सप्ताह। उसी का स्थान पर वैदिक सप्ताह आएगा, यहाँ पे वैदिक सप्ताह को पढ़ते हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, चैप्टर 3, वैदिक काल। देखिए, हड़प्पा सप्ताह मैंने बताया था कि 2500 BC से लेकर 1750 तक, ठीक है। तो माइंड में रखना है कि 2500 से लेकर 1500 ही मान लिया जाए, ठीक है। तो 1500 के बाद 1500 BC से लेकर 600 BC की जो काल है उसको वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। 1500 BC से 600 BC के बीच का जो काल है उसको वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। और वैदिक काल, अब वैदिक काल क्या है, देखिए वैदिक काल को वैदिक संस्कृति भी कहते हैं, आर्य संस्कृति भी कहते हैं, वैदिक काल भी कहते हैं। देखिए, वैदिक काल को वैदिक संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृति या वैदिक संस्कृति, क्योंकि इसकी जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इसके वैदिक संस्कृति कहते हैं। देखिए, वेदों से जानकारी मिलती है, इसलिए इसे वैदिक संस्कृति भी कहते हैं, संस्कृति, ठीक है। और आर्य संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आर्य लोग रहते थे, इसलिए इसको आर्य संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। तो सब वैदिक काल के ही नाम है, वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति, वैदिक काल। देखिए, तो वैदिक संस्कृति जानकारी वेदों से मिलती है, आर्य संस्कृति जानकारी यहाँ पे आर्य लोग रहते थे, इसलिए इसको आर्य संस्कृति कहा गया। और वैदिक काल, तो वैदिक काल पूरा आएगा 1500 BC से 600 BC। देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सप्ताह क्या था, 2500 BC से 1700 मान लीजिए, ठीक है, 1700 BC मान सकते हैं। उसके बाद आ गया वैदिक, इसी का स्थान पर आ गया वैदिक काल, ठीक है, वैदिक संस्कृति। तो आर्य संस्कृति को कहते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पे आर्य लोग आए हुए थे, तो आर्य संस्कृति रहते थे, आर्य लोग आर्य संस्कृति कहते हैं, ठीक है। वैदिक काल यहाँ पे हो गया 1500 BC से 600 BC तक वैदिक काल। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था। देखिए, 1526 में बाबर मुगल वंश का नींव रखते हैं, ठीक है, नींव रखे, ठीक है, बाबर, इसलिए से मुगल काल कहा गया। सेम वैसा ही है, 1500 BC से 600 BC, ठीक है। तो इसको यहाँ पे वैदिक काल कहा गया। जैसे में बता दिए हैं, मिडिवल हिस्ट्री है, जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो आपको पूरा बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1526 बाबर मुगल वंश की नींव रखेंगे, ठीक है। और 1707 में क्या हुआ था, 1707 में क्या हुआ, किसकी मृत्यु हो गई थी, तो कमेंट में लिख के बताइएगा। मैंने आपको बता दिया था, मॉडर्न हिस्ट्री जब मैंने बता रहा था उसमें बताया था कि 1707 में किसकी मृत्यु होगा, ठीक है। तो इस पीरियड को क्या कहते हैं, मुगल काल, ठीक है। उसी तरह उसके बाद 1757 का जब विद्रोह हुआ, क्रांति हुआ, सॉरी 1757 की क्रांति हुआ, उसको 1758 में क्राउन का शासन, भारत का शासन क्राउन के हाथों में चला गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1757 से 1858 तक क्राउन मतलब ले लिया शासन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया, ऐसे वैसा रिविजन कर लीजिए। वैदिक संस्कृति जानकारी वेदों से मिलती है, आर्य संस्कृति क्योंकि यहाँ पे आर्य लोग रहते थे, वैदिक काल 1500 BC से 600 BC, ठीक है। और यहाँ पे इसमें वैदिक काल को 2 भाग में बांट दिया जाएगा, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, ठीक है। उसको बाद में बताया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, अब यहाँ पे आप यहाँ पे आइए, ये देखिए 1500 BC लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1500 BC और 1000 BC। यहाँ पे देखिए 1000 BC, सो यहाँ पे मेन ट्रांजिशन फेज है वही 1000 BC को। जब 1000 BC में लोहा मिल गया, ठीक है, तो उससे जो पहले का जो काल था उसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं, जब लोहा का खोज हो गया या लोहा मिल गया, उसको पहले के काल को पूर्व वैदिक काल, ठीक है, या उसी को ऋग वैदिक काल कहते हैं। जानकारी क्या से मिलती है, तो ऋग वेद से मिलती है, इसीलिए इसे ऋग वैदिक काल कहते हैं।
देखिए जानकारी जिससे मिल गया ना उसी को का कह दिया जा रहा है। देखिए ईयरली वैदिक, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल, जब लोहा मिल गया उससे काल, यानी 1500 BC से 1000 BC के जो बीच में जो टाइम पीरियड है उसको पूर्व वैदिक काल कहेंगे। क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल। और इसी को ऋग वैदिक काल कहेंगे। क्यों कहेंगे ऋग वैदिक काल? क्योंकि जानकारी ऋग वेद से मिलती है। ये आर है ना, आर मतलब ऋग, आर मतलब शॉर्टकट में लिखा गया, आर मतलब ऋग वैदिक, ऋग होगा, ठीक है। जानकारी ऋग वेद से मिलती है, इसलिए ऋग वैदिक काल कहते हैं। जब लोहा खोज हो गया तो उसके बाद को काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और जानकारी ब्राह्मण साहित्य से मिलते हैं, साहित्य या उसको संहिता बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1000 BC से 600 BC तक काल को लेटर वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और यहाँ पे ईयरली वैदिक यानी पूर्व वैदिक काल। मेन ये लोहा का खोज हो गया ना, लोहा खोज ही मेन है। लोहा खोज को पहले पूर्व वैदिक काल, लोहा खोज के बाद उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में, आर्य कौन थे या आर्य कहाँ से आए थे। देखिए आर्य कौन थे, तो दो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, दो मेन है, मत है। आर्य श्रेष्ठ वंश यानी कि ब्राह्मण जो है ना उससे श्रेष्ठ वंश थे, ठीक है। या एक भाषीय समूह, मतलब एक भाषा लोग बोलते थे, आर्य के जो लोग थे एक भाषा बोलते थे, उसीलिए एक भाषीय समूह को कहा गया। तो ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा, पूछेगा आर्य कौन थे तो श्रेष्ठ वंश होगा, तो श्रेष्ठ वंश होगा। ऐसे आईएएस जो एग्जाम हुआ था वो श्रेष्ठ वंश ही आयोग आंसर दी थी, तो श्रेष्ठ वंश या भाषाई एक भाषीय समूह भी हो सकता है, ठीक है। तो पूछेगा आर्य कौन थे तो श्रेष्ठ वंश के थे, ठीक है, या एक भाषीय समूह के भी थे, ये भी हो सकता है। अब पूछेगा आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य कहाँ से आए थे इसके बीच में मतभेद है। देखिए बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग अपना अपना मत देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग मत वैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में, आपको बताया भी थे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो कारण है उसमें सबसे कमजोर तर्क क्या है, तो सबसे कमजोर तर्क था आर्यों का आक्रमण, इन्हीं के लोग का आक्रमण। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता तीन देशों में बटा हुआ था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो आर्य जब आक्रमण करेंगे तो मान के चल कुछ करेंगे भी तो सब कोई तो वहाँ पे मतलब सब कोई के एकाएक तो मतलब विलुप्त नहीं हो जाएंगे ना। तो मेन वहाँ पे तो सबसे कमजोर तर्क आएगा आर्यों का आक्रमण, सबसे स्ट्रॉन्ग तर्क रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का बाढ़ के कारण उनका पतन हो गया। ये और भी विद्वानकार बोलते हैं कि वहाँ पे वायरस के कारण या और भी बीमारियाँ फैल गई तो सब कोई पतन हो गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। बाढ़ ही मेन, जॉन मार्शल भी बाढ़ ही बोल रहे थे, तो बाढ़ ही रखिएगा आप लोग याद, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण बाढ़, ठीक है, इतना याद रखना है बस, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे कि आर्य कहाँ से आए थे तो मतभेद है, ठीक है। तो कोई इतिहासकार यानी कि मैक्स मूलर इतिहासकार है, मैक्स मूलर ने कहा मध्य एशिया से आए थे, तो यही स्ट्रॉन्ग है, यही ठीक है, यही सही है, मध्य एशिया से आए थे। इसी को आयोग मानती है, जो भी एग्जाम होता है उसमें जो आंसर की दिया जाता है उसमें आयोग मैक्स मूलर के तर्क को ही मानती है कि मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। लेकिन दो तर्क इंडिया द्वारा दिया गया है, जैसे देखिए दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं कि तिब्बत से आए थे। देखिए आर्य कहाँ से आए थे तो मतभेद है, मैक्स मूलर बोलते हैं कि मध्य एशिया से आए थे और दयानंद सरस्वती जी का तर्क है कि तिब्बत से आए थे, ठीक है। तो देखिए दयानंद सरस्वती आपको बताए हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री में, जाके मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में देखिए कि दयानंद सरस्वती जी क्या चीज़ की स्थापना करेंगे, तो आर्य समाज की स्थापना करेंगे। दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज की स्थापना करेंगे 1875 में। दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज की स्थापना 1875 में, ठीक है। और एक और भी उनका मन बहुत दुख था, क्या बोलते थे कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, तो नारा भी दिए थे वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी। इनका एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश, इसमें इन्होंने बोले हैं कि दयानंद सरस्वती जी तर्क देते हैं कि तिब्बत से आए थे। यार कहाँ से आए थे, दयानंद सरस्वती जी तिब्बत से आए थे। और यहाँ पे देखिए आर्कटिक ध्रुव, आप लोग बताइए आर्कटिक ध्रुव किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्कटिक ध्रुव किसे कहते हैं या उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। जाके मैप में देखिएगा रूस के जो ऊपर वाला है उसको उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र बोलते हैं। तो तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी बोलते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र से आए थे यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। लेकिन मान्यता यहीं पे है, ज़्यादातर आयोग यही मानती है कि मध्य एशिया से आए थे, लेकिन इंडिया द्वारा जो दिया गया है उसको तो याद रखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन पूछ देगा कि किस मतलब विद्वान के अनुसार कि आर्य लोग तिब्बत से आए थे तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा, या आर्कटिक ध्रुव मतलब आर्कटिक क्षेत्र से आए थे तो तिलक जी हो जाएंगे। इन्होंने बुक लिखे थे आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस बुक, मतलब बुक तो अपने से लगा दिए ताकि आप लोग को याद रहे, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस इन्होंने बुक लिखी। इन्होंने इसी बुक में बताया है कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, कि आर्य कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव कौन बताया है, तिलक जी। और तिब्बत से आए थे कौन बताया, दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1800
75 में आर्य समाज की स्थापना किए थे और वेदों की लौटो नाद दिए थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, ठीक है। और आर्य कहाँ से आए थे, मैक्स मुलर ने बताया मध्य देश से आए थे, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो गया। भाई स्रोत, सोर्स क्या है इसका, स्रोत यानी कि सोर्स। देखिए एक साहित्य सोर्स होता है, एक पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को दो भाग में बांटा गया है, अभिलेख और मृदभांड। देखिए अभिलेख तो पूछेगा वैदिक साहित्य या वैदिक काल में अभिलेख जो मिला है, तो इंडिया में एक भी अभिलेख नहीं मिला, याद रखिएगा। क्वेश्चन दे देगा कथन के रूप में कि क्या अभिलेख इंडिया में मिला है, तो इंडिया में एक भी अभिलेख नहीं मिला है। अब बीपीएससी क्वेश्चन यहाँ पे पूछी हुई है ये वाला इस अभिलेख से कि बोजाग कोई अभिलेख कहाँ से मिला है। तो देखिए बोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर, कहाँ से मिला है, एशिया माइनर। बोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर से मिला है, यानी कि एशिया माइनर अभी तुर्की जो देश है ना वहीं से मिला है, ठीक है। और समय था 1400 BC, क्योंकि वैदिक काल का समय ही है 1500 BC से 600 BC। अगर 1400 BC में मिलता है तो अभिलेख इसी में जाएगा ना। तो एशिया माइनर से मुझे पूछेगा बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है, तो एशिया माइनर, अभी करंट में कहाँ है, तो तुर्की, ठीक है। और समय 1400 BC। और जानकारी क्या मिलती है इस अभिलेख से, जानकारी क्या मिलती है, तो गॉड यानी कि ईश्वर। देखिए यहाँ पे भगवान, इंद्र, मित्र, वरुण और ना सत्य। यहाँ पे देख लीजिए, इसको बाद में जब चैप्टर आएगा उसमें बता दिया जाएगा। ये बोला सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर से मिला है 1400 BC में, बस इसको इतना ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि वो पूछता भी नहीं है। यहाँ पे आइए मृदभांड, तो मृदभांड में याद रखिएगा OCP, क्या OCP, ओक्रे क्लड पोएट्री, ठीक है, पोट्री। और PGW क्या, पेंटेड मैंने चित्रित, मैंने पेंट नहीं होता है, पेंट, ठीक है। और ग्रे मैंने धूसर, ठीक है। और वेयर मैंने मृदभांड यानी कि बर्तन, मृदभांड यानी बर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब यहाँ पे आइए, हाँ तो यहाँ पे वेद क्या है, ऐसे नहीं होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसको यहाँ पे देखिए ऋग्वेद में यानी कि प्रार्थना या संस्तुतियाँ, ठीक है। श्लोकों या मंत्रों में देवताओं की संस्तुति की गई है। क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्रों या श्लोकों में किसकी संस्तुति की गई, तो देवताओं की गई है, किस वेद में, तो ऋग्वेद में। कौन से वेद, तो ऋग्वेद। यजुर्वेद आगे क्या से वेद, यजुर्वेद। इसको देखिए शॉर्ट में वाई लिखा हुआ है, सामवेद में एस लिखा हुआ है, अथर्ववेद में ए लिखा हुआ है। नोट्स में इसी तरह जाएगा, एकदम शॉर्ट टर्म जाएगा ताकि आपको याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो ऋग्वेद में प्रार्थना या श्लोकों मंत्रों में देवताओं की संस्तुति की गई है, बताया गया है मंत्रों के द्वारा। क्वेश्चन पूछा कि मंत्रों के द्वारा, तो याद रखिएगा ऋग्वेद। उसके बाद ये यजुर्वेद में कर्म कांड की चर्चा की गई है। क्वेश्चन पूछेगा कर्म कांड की चर्चा किस वेद में की गई है, तो कर्म कांड की चर्चा यजुर्वेद में की गई है। याद रखिए यज्ञ हवन, कर्म कांड मतलब यज्ञ या हवन, यज्ञ हवन होता है, ठीक है। पूजा जब लास्ट में समाप्त जाती है तो बलि भी दिया जाता है, तो सब इसी में आएगा। यजुर्वेद में कर्म कांड मतलब यज्ञ या हवन चर्चा इसी में किया गया है, ठीक है। उसके बाद इस मैंने सामवेद, क्या इस मैंने सामवेद। देखिए यहाँ पे प्रार्थना कर लिए, कर्मकांड कर लिए, उसके बाद कुछ करेंगे ना, सॉन्ग ये सब गाना वाना गाएंगे याद रखने के लिए मजाक में। तो यहाँ पे गायन यानी कि सामवेद, इसमें सारा का मन है इसी में आता है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, तो इसमें 549 मंत्र है, ठीक है। इसमें 75 जो मंत्र है ना, 75 वो सामवेद का है ओरिजिनल, मैंने खुद सामवेद का है। और शेष जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। याद रखिएगा कि सामवेद में 549 मंत्र है, इसमें से 75 मंत्र खुद सामवेद का है और शेष मंत्र ऋग्वेद यानी कि आर मतलब ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। और अथर्ववेद, ठीक है, इसमें जादू टोना की चर्चा की गई है। क्या अथर्ववेद में जादू टोना की चर्चा की गई है, और इसमें औषधीय का भी बताया गया है, उसकी भी चर्चा है। और वशीकरण मतलब होता है किसी को अपने अंदर में कर लेना, वशीकरण मतलब किसी को अपने अंदर कर लेना, उसी को वशीकरण बोलते हैं। अब फसलों की भी चर्चा की गई है, ठीक है। क्या पूछेगा जादू टोना की चर्चा किस वेद में, तो ये याद रखिएगा, अल्फाबेट का पहला नंबर वे, क्या ए यानी कि ये अथर्ववेद में, ठीक है। और सामवेद यहाँ पे हो जाएगा आपका। और यजुर्वेद यानी कि यज्ञ मैंने क्या, तो यज्ञ मैंने याद रखिएगा, यज्ञ मैंने क्या, यज्ञ हवन कर्मकांड। और ऋग्वेद में याद रखिएगा प्रार्थना, ऋग्वेद यानी कि श्लोकों मंत्रों प्रार्थना देवताओं की, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद, इसको बोला जाता है वैत्रेयी। क्या बोला जाता है, वैत्रेयी। क्वेश्चन पूछेगा वैत्रेयी के अंतर्गत कौन कौन वेद आते हैं, तो वैत्रेयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं। एक में याद रखिएगा आर
मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वैतरेय के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? तो 3, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, इस तरह। अथर्ववेद नहीं आता है वैतरेय के अंतर्गत, अथर्ववेद नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको सब बता दिया। देखिए यहाँ पे लोहा की खोज मेन यही है। देखिए यहाँ ये मैं तो समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे 1000 BC में लोहा की खोज हो गया यूपी से। ठीक है, यूपी से एक स्थल मिला है, लोहा की खोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऋग्वेद, यहाँ पे ऋग्वेद है, ऋग्वेद, और यहाँ पे लेटर वेद, यहाँ पे लेटर वेद क्या यानी कि उत्तर वैदिक सप्ताह। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है ना सप्तवैंधव क्षेत्र। ठीक है, यहीं से यहाँ पे लोग आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन था, यहाँ पे गंगा यमुना दोआब, तो यहाँ पे मेन जंगल था। ठीक है, तो लोहा के जब खोज हो गया, जब मान लीजिए लोहा के जब खोज हो जाएगा तो उसको हथियार बनाएंगे ना, जंगलों काटेंगे। जब जंगलों काटेंगे तो क्या करेंगे? कृषि करेंगे। तो वही कृषि जब करेंगे, दुआब मैंने मतलब यहाँ पे ज़्यादा उपज होगा, मैंने कृषि का सरप्लस होगा। क्या होगा? कृषि का सरप्लस होगा। तो लोहा का जब खोज हो जाएगा तो इसका उपयोग कृषि में करेंगे। तो इसीलिए इसके जो बाद के जो काल था, बाद का उत्तर वैदिक काल, अब बताए ही थे, बाद के जो काल है उत्तर वैदिक काल, पहले जो रहेगा उस क्या बोलेंगे? पहले काल को, पहले के ईयरली वैदिक यानी पूर्व वैदिक काल। ये हो जाएगा यहाँ पे पूर्व वैदिक काल, यहाँ पे उत्तर वैदिक काल। लोहा के खोज के पहले पूर्व वैदिक, लोहा के बाद उत्तर वैदिक। लोहा का जब खोज हो जाएगा उसका इस्तेमाल हमको कृषि में करेंगे ना, तो यहाँ पे जो जंगल था उसको यहाँ पे काट दिया गया। लोहा खोज हो गया और वहाँ पे जो कुछ बनाकर उसको काट दिया गया। ठीक है, गंगा था, यमुना नदी था, और उसका दोआब है जो बहुत उपजाऊ भूमि हो गया। तो दोआब को उपजाऊ भूमि जो उत्पादकता बढ़ा दें कृषि का, तो कृषि सरप्लस हो गया। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है मैप के द्वारा भी, स्रोत के आधार पर यहाँ पे बता दिया गया है आपको। देखिए क्या बताया मैंने? इतिहास, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद क्या? आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल। पाषाण काल को 3, क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुआ, लेकिन उससे मध्य पाषाण काल का अंतिम चरण में कृषि की शुरुआत हो गया था। तो कभी कभी ऑप्शन में मध्य पाषाण काल रहता है तो नवपाषाण काल नहीं रहेगा, अगर नवपाषाण काल रहेगा तो मध्य पाषाण काल नहीं रहेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने सब बता दिया है। और क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि मानव कब खाद्य संग्राहक था? तो मानव पूरा पाषाण काल में खाद्य संग्राहक था, या आकेट था। ठीक है, या शिकारी था पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में घुमंतु था। ठीक है, और नवपाषाण काल में जब कृषि तो हो गया, जब कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे तो क्या होगा? अस्थायी आवास बना लेंगे। इस तरह आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, खुद से बोलकर आत्मचिंतन करके, मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ आत्मचिंतन। उसके बाद अब क्या? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है क्या? सिंधु घाटी सप्ताह। तो सिंधु घाटी सप्ताह मैंने आपको बता दिया था, उसकी विशेषता बताया था, मातृसत्तात्मक है, मैंने उसको सब बता दिया था। एक सिंग वाले गैंडा का इसमें साक्ष्य मिलता है मोहरों पे। विदेश से संबंध था, फारस। लोथल स्थल बताया था, गुजरात। ये सब स्थल को जाकर आप लोग देखिए। वीडियो में 4 वीडियो पहले ही डला चुका है एंशिएंट हिस्ट्री में, उसको जाकर आप लोग देखिए। और यहाँ पे वैदिक काल यहाँ पर शुरू हो गया है। पार्ट 1 वीडियो आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद 1-2 वीडियो इसमें लगेगा, वैदिक का समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सिलेबस में लिखवाया गया है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक का चैनल दिया गया है और व्हाट्सएप का भी दिया गया है। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में 1 वीडियो और आएगा, उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अभी जो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसके लिए वीडियो लेट हो गया आने में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। सॉरी मिस्टेक के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।